हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए साइंस फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, रेलवे, एसएससी इन सब एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दृष्टि वैषम्य के दोष का उपयोग किस तरह के लेंस का उपयोग करके ठीक कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, दृष्टि वैषम्य के दोष का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है, मतलब दृष्टि वैषम्य जो दोष है वो किस तरह के लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। तो वो दोस्तों बेलनाकार लेंस का उपयोग करके दृष्टि वैषम्य को ठीक किया जा सकता है। और उत्तल लेंस का उपयोग किस में करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं दूर दृष्टि दोष में, और अवतल लेंस का निकट दृष्टि दोष। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 160 तरंगे 40 सेकेंड में एक माध्यम के बिंदु से गुजरती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। फ्रेंड, आवृत्ति का तो डेफिनेशन ही है प्रति सेकेंड उत्पन्न कंपनों की संख्या। ठीक है, या फिर एक सेकेंड में जितनी तरंगे पास होगी दैट इज कॉल्ड आवृत्ति। तो अगर 40 सेकेंड में 160 तरंगे पास होगी तो एक सेकेंड में कितना होगा 160/40। तो ये 4 टाइम में कट जाएगा, तो आ गया। अब हमारा फ्रीक्वेंसी कितना निकला 4 हर्ट्ज, और 4 हर्ट्ज है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सर्किट में 33 ओम रोकने वाला 2 एम्पियर के, तो ये जो वर्तमान लिखा ये वर्तमान नहीं है, ये है विद्युत धारा। 2 एम्पियर के विद्युत धारा को वहन करता है, तो प्रतिरोधक पर वोल्टेज होता है। तो यही पूछा गया कि प्रतिरोधक पर वोल्टेज कितना होगा। तो देखिए रोकने वाला यानी कि उसका रेजिस्टेंस दिया गया है 33 ओम, और उसका एम्पियर दिया गया है यानी कि आई विद्युत धारा 2 एम्पियर। तो दोस्तों ओम के नियम से हमें एक फॉर्मूला मिलता है, क्या मिलता है कि V बराबर आई आर। V बराबर आई आर। अब I क्या है, I है 2 एम्पियर, R कितना है 33, R 33 है, तो 2 गुना 33 कितना होगा 66, यानी 66 वोल्ट इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़का 3 मीटर की दूरी पर एक समतल दर्पण के सामने खड़ा है, लड़के और उसकी छवि के बीच की दूरी क्या है। यहाँ आप गौर कीजिए कि लड़का कहाँ खड़ा है, लड़का खड़ा है समतल दर्पण के सामने। मान लीजिए ये एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण के केस में क्या होता है कि लड़का जितनी दूरी पर खड़ा है ठीक उसका प्रतिबिंब जो दर्पण के पीछे उसका प्रतिबिंब जो दर्पण के पीछे बनता है, जितनी दूरी पर लड़का दर्पण के सामने खड़ा है ठीक उतना ही दूरी पर दर्पण के पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, लड़का देखिए ऑप्शन में क्या दिया 3 मीटर खड़ा है, लड़का और दर्पण के बीच की दूरी है 3 मीटर, तो इधर भी छवि बनेगा 3 मीटर पर ही। ठीक है, और तो पूछा गया है लड़के और उसकी छवि के बीच की दूरी क्या है, तो लड़का और उसकी छवि के बीच की दूरी क्या हो जाएगा 3 मीटर, और 3 मीटर प्लस 6 मीटर हो गए, और 6 मीटर सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 6 मीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्पियर डैश की इकाई है, एम्पियर किसकी इकाई है, एम्पियर है विद्युत धारा की इकाई। ठीक है, विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। और ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो प्रतिरोध का इकाई क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और शक्ति का मात्रक वाट। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 पिकोग्राम बराबर है, 1 पिकोग्राम किसके बराबर है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम के। ठीक है, 1 पिकोग्राम इक्वल टू 10⁻⁻12 ग्राम।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है। तो प्रकाश की तीव्रता को किस उपकरण से मापेंगे कि प्रकाश की तीव्रता क्या है, तो उसे हम मापेंगे लक्स मीटर के द्वारा। प्रकाश की तीव्रता को लक्स मीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा संरक्षण क्या है। ऊर्जा संरक्षण बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, लगभग हर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। तो ऊर्जा संरक्षण का अर्थ क्या है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए आप, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यही है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति लिफ्ट में बैठा है तो उसे कब महसूस होगा कि उसका वजन बढ़ गया है। मतलब कि जैसे लिफ्ट में 3-4 केस होते हैं ना कि उसका वेट बढ़ गया कब महसूस होगा, घट गया कब महसूस होगा, या फिर एक स्थिति आती है कि मतलब उससे भारहीनता अनुभव होता है। तो दोस्तों देखिए केस 1 में क्या है। फर्स्ट केस 1 है कि लड़का अपना भार कब बढ़ा हुआ महसूस करेगा, जब किसी वेग के साथ लड़का निरंतर वेग के साथ जब कोई लड़का लिफ्ट में ऊपर की तरफ बढ़ेगा, जब ऊपर की ओर जाएगा निरंतर वेग के साथ, तब उसका वेग बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। केस 2 क्या है, जब निरंतर वेग के साथ वो नीचे आएगा तो उसे वेग उसका घटा हुआ प्रतीत होगा। लेकिन यदि इसी बीच अगर केस 3 क्या है देखिए, लेकिन देखिए लिफ्ट के नीचे उतरने के क्रम में लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है, तो लिफ्ट क्या है कि मतलब कि वो लिफ्ट अब गिरने लगता है, तो मतलब वो एकदम स्पीड में गिरने लगेगा। तो क्या इस स्थिति में क्या होती है कि लड़का को वेटलेसनेस अनुभव होता है, मतलब कि लड़का को भारहीनता की अनुभूति होती है रस्सी टूट जाने पर। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि उस लड़के को कब उसका वजन कब उस लड़के को कब महसूस होगा कि उसका वजन बढ़ गया है। तो जब एलिवेटर निरंतर वेग के साथ, ये देखिए जब एलिवेटर निरंतर वेग के साथ ऊपर जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी, जब एलिवेटर निरंतर वेग के साथ ऊपर जा रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंथन द्वारा दूध से क्रीम का पृथक्करण डैश के कारण होता है। दूध से क्रीम का पृथक्करण वो होता है दोस्तों अपकेंद्रीय बल के कारण। किसके कारण, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, और वो विधि का जिस विधि से दूध निकल और जिस विधि से मक्खन निकाला जाता है, क्रीम निकाला जाता है, उस विधि का नाम है अपकेंद्रन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की गति क्या है। प्रकाश की गति तो जनरली सबको पता होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाश किस कारण नीले रंग का दिखाई देता है। देखिए आकाश तो वैसे प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन अलग है। नीले रंग का सबसे ज़्यादा फैलता है, लाल रंग सबसे अधिक फैलता है, नीले रंग वातावरण द्वारा सबसे कम अवशोषित किया जाता है, और ऑप्शन डी है लाल रंग वातावरण द्वारा अंततः अवशोषित किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही होगा क्योंकि नीले रंग सबसे ज़्यादा फैलता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेविंग के लिए एक का उपयोग होगा, मतलब सेविंग के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों सेविंग के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेविंग के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है, और समतल दर्पण का उपयोग तो फेस देखने के लिए होता है, और उत्तल दर्पण का उपयोग होता है गाड़ियों में पार्श्व दर्पण के रूप में। ड्राइवर के सामने जो दर्पण लगी होती है जिससे वो पीछे देख सकता है, पीछे आने वाली गाड़ियों को, पीछे की वस्तुओं को, तो उसमें उत्तल दर्पण का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा लेंस मियोपिया को
कम करने के लिए उपयोग किया जाता है? मियोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष। तो मायोपिया को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है किसका लेंस? निकट दृष्टि दोष यानी कि अवतल लेंस का। और एक आता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मतलब कि दूर दृष्टि दोष, उसमें उपयोग होता है उत्तल लेंस का। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का। और बेलनाकार लेंस ये होता है दृष्टि वैषम्य के लिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन यही था, दृष्टि वैषम्य के लिए बेलनाकार लेंस। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब लाल, नीले और हरे रंग की रोशनी की बीम एक ही स्थान पर गिरती है तो लाइट का रंग बन जाता है। जब नीला, हरा और लाल, जैसे कि ये नीला, ये लाल, ये हरा, एक ही स्थान पर जब गिरेगी तो लाइट किस रंग का बन जाएगा? इसका जो मिक्सचर होगा किस रंग का होगा? वो होगा सफ़ेद रंग का। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, सफ़ेद रंग का। जब लाल, नीले और हरे रंग की रोशनी एक स्थान पर गिरेगी तो उसका रंग हो जाएगा मिक्सचर कलर सफ़ेद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो क्रमागत क्रेस्ट तथा दो क्रमागत ट्रॉग्स के बीच की दूरी क्या है? यानी कि दो श्रृंग तथा दो गर्त, यानी कि दो क्रमागत श्रृंग तथा दो क्रमागत गर्त के बीच की दूरी क्या होती है? क्रेस्ट और ट्रॉफ। तो उसके बीच की दूरी को कहते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ यानी कि क्या होगा? तरंग दैर्ध्य। वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? बल्ब का फिलामेंट किसका प्रयोग किया करके बनाया जाता है? तो टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब को 10 घंटे के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि खपत लागत प्रति यूनिट 5 रुपये है तो बिजली की खपत की लागत कितनी होगी? ये हमें बताना है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने पिछला वीडियो में बता रखा है, तो अगर आप लोग हमारा पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखें तो प्लीज़ हमारे वो वीडियोस देख लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं। तो दोस्तों, विद्युत ऊर्जा व्यय का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, वाट इंटू आवर बाई 1000। ठीक है, तो वाट इंटू आवर बाई 1000, यहाँ वाट कितना दिया गया? 100 वाट। और आवर यानी कितना? 10 घंटे डिवाइडेड बाय 1000। ये 1000, ये भी 1000 कैंसिल हो गए 1, यानी 1 यूनिट आ गया। और यहाँ क्वेश्चन में ही दिया गया यदि खपत की लागत प्रति यूनिट 5 रुपये, प्रति यूनिट 5 रुपये यानी कि एक यूनिट के 5 रुपये। और हमारे पास ये विद्युत ऊर्जा व्यय कितना आया? 1 यूनिट, तो 1 यूनिट के 5 रुपये, तो 5 रुपये सही आंसर। खपत की लागत पूछी गई थी तो खपत की लागत 5 रुपये। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु बम का सिद्धांत डैश पर आधारित है। मतलब परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो दोस्तों, परमाणु बम आधारित है परमाणु विखंडन पर। ठीक है, परमाणु बम आधारित है परमाणु विखंडन पर। और दोस्तों, परमाणु विखंडन में भी परमाणु बम किस पे आधारित है? देखिए, परमाणु विखंडन भी दो तरह का होता है, नियंत्रित परमाणु विखंडन और अनियंत्रित परमाणु विखंडन। तो दोस्तों, परमाणु बम जो होता है वो अनियंत्रित परमाणु विखंडन पर आधारित होता है, अनियंत्रित पर। और आपका जो क्या वो दोस्तों, वो जो एटॉमिक रिएक्टर होता है वो आधारित होता है आपका, वो भी परमाणु विखंडन पर आधारित होता है, लेकिन वो आधारित होता है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, एटॉमिक रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। ठीक है, और परमाणु बम अनियंत्रित परमाणु विखंडन पर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस थर्मामीटर का उपयोग पायरोमीटर के रूप में जाना जाता है? तो विकिरण थर्मामीटर। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इस क्वेश्चन को पिछला वीडियो में भी मैंने बताया था।
तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो पहली सूची में दी गई है इकाई और दूसरी में दिया गया है उसकी मात्राएं। तो आइए मिलाते हैं। वाट, वाट किसकी मात्रा है? वाट किसका मात्रक होता है? वाट होता है पावर का मात्रक। नॉट यानी कि एक जहाज़ की गति। नॉटिकल मील यानी कि नेविगेशन में। और कैलोरी गर्मी के लिए। ठीक है, तो क्या आ गया? आइए ऑप्शन में देखते हैं। 1 का 4, बी का 3। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 देखिए क्या है। ए 4, बी 3, सी 2, डी 1। सी हो गए 2 और डी हो गया 1। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित साधन में से कौन सा एक महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है? जैसे कि कोई महासागर में कोई वस्तु डूबी होती है, जैसे कि मान लीजिए दुर्भाग्यवश किसी पानी जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया, या फिर पानी में और भी बहुत सारा तरह तरह के वस्तुएं होती हैं, जैसे कि चट्टान हो गए और भी बहुत कुछ होते हैं। तो उनका पता कैसे लगाया जाता है? तो उनका पता लगाया जाता है सोनार के द्वारा। ठीक है, सोनार। ठीक है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। और कभी कभी दोस्तों सोनार का फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है। तो सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा सदिश मात्रा नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सदिश राशि कौन नहीं है ये पूछा गया है। तो विस्थापन सदिश है, वेग भी सदिश है और बल भी सदिश है, लेकिन आयतन अदिश राशि है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत किसने दिया? सर आइजैक न्यूटन जी ने दिया। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पेंडुलम घड़ी किस मौसम में तेज चलती है? कौन से मौसम में तेज चलेगी? तो एक पेंडुलम घड़ी शीतकालीन मौसम में तेज चलती है। ठीक है, एक पेंडुलम घड़ी शीतकालीन मौसम में तेज चलती है। और कभी कभी आता है कि कौन से मौसम में सुस्त चलती है, कौन से मौसम में धीरे चलती है? तो तब हो जाएगा ग्रीष्मकालीन। क्वेश्चन में दिया गया है सुस्त किस मौसम में तेज चलती है, तो वो शीतकालीन। लेकिन कभी कभी आ जाए यदि किस मौसम में पेंडुलम की घड़ी सुस्त होती है, मतलब कि धीमा चलती है, तो वो हो जाएगा ग्रीष्म। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए। तेल पानी की सतह पर फैलता है क्योंकि तेल पानी की सतह पर क्यों फैलता है? क्योंकि तेल का सतह तनाव पानी से कम होता है। ठीक, तेल का सतह तनाव पानी से कम होता है, इसलिए तेल पानी पर तैरता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैरोमीटर रीडिंग में अचानक गिरावट से पता चलता है कि मौसम डैश होगा। बैरोमीटर में की रीडिंग में अचानक गिरावट आने से ये पता चलता है कि मौसम तूफानी होगा। इसमें 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं, हम वो भी देख लेते हैं। जैसे कि जब किसी बैरोमीटर में, मतलब बैरोमीटर की रीडिंग में अगर धीरे धीरे गिरावट आता है, मतलब धीरे धीरे गिरावट आता है, तो वो होता है बरसात का मौसम, बारिश आने वाली है। और अचानक गिरावट वो तूफानी मौसम। लेकिन बैरोमीटर की रीडिंग में अगर गिरावट है तो उठेगा भी। रीडिंग अगर ऊपर आएगा मतलब कि मौसम साफ होने वाला है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पदार्थ की मात्रा में वृद्धि से उसकी डैश में परिवर्तन नहीं होता है। किसमें परिवर्तन नहीं होता है? तो उसके घनत्व में। समुद्र के एक बूंद पानी लीजिए या फिर पूरा समुद्र ले लीजिए, सभी का घनत्व तो सेम होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्थिर विज्ञान किससे संबंधित है? स्थिर विज्ञान नाम से ही पता चल रहा है, रेस्ट की स्थिति से।
तो स्थिर विज्ञान रेस्ट की स्थिति से संबंधित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं, यानी कि लगभग 8.5 मिनट। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में इस्तेमाल होने वाले विखंडनीय सामग्री क्या थी? आप लोगों को याद होगा कि जापान के नागासाकी शहर में वर्ष 1945 में एक परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। तो उस परमाणु बम में किसका इस्तेमाल किया गया था? तो उसमें प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, प्लूटोनियम का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है? जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस। ठीक है, ये क्या है? आइंस्टीन को डैश के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला? काफ़ी लोगों को प्रकाश विद्युत प्रभाव और सापेक्षता के विशिष्ट सिद्धांत में कन्फ्यूजन होता है, तो आज आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन जी को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ना कि सापेक्षता के सिद्धांत के लिए। ठीक है, अब आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। आइंस्टीन को आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव से। ओके, अब देखिए पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन है? मतलब पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो पेनिसिलिन का आविष्कार किया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, पेनिसिलिन के आविष्कारक हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए पहले उस समय मैंने जो बताया पिछले क्वेश्चन से काफ़ी मिलता जुलता क्वेश्चन है। यदि आप प्रतिदिन 30 दिनों के लिए 5 घंटे 60 वाट के बल्ब का प्रयोग करते हैं तो कितने यूनिट बिजली की खपत होगी? अब तो ये आप लोगों से बन जाना चाहिए। आइए एक बार और आप लोगों के लिए मैं बना देता हूँ इसे। इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अभी भी देखा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया है। ठीक है, तो आइए इसे भी देख लेते हैं। तो विद्युत ऊर्जा व्यय का फॉर्मूला क्या होता है? वाट इंटू आवर बाई 1000। और दोस्तों जितना दिन, जैसे 30 दिन दिया गया है तो इसमें 30 से मल्टीप्लाई कर देना है। यदि इसमें बोलता, यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर दिया गया एक बल्ब, यदि 5 बल्ब बोलता तो इसमें 5 और मल्टीप्लाई कर देते। फिलहाल यहाँ एक ही बल्ब बोला है तो इसलिए यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करें ना करें बात बराबर है। तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो वाट इंटू आवर, वाट कितना है? 60 वाट। आवर यानी कि घंटा, तो 5 घंटे डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 30। तो ऊपर नीचे 2 जीरो, ऊपर 2 जीरो कैंसिल। अब 5 इंटू 2 10, देखिए 2 बार में कट गए और यहाँ 3, तो ऊपर कितना बचा? 3 इंटू 3 बचा, और 3 इंटू 3 क्या होता है? 9। और ऑप्शन यहाँ देखिए 9 यहाँ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इसमें से काफ़ी इन्फॉर्मेशन लिए होंगे। सो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। ठीक है दोस्तों, और मैं इस तरह का वीडियो निरंतर लाता रहता हूं जो कि आपको एग्ज़ाम के रिगार्डिंग काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है फ्रेंड, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।